अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लबाजार प्रोग्राम। मैं हूं आदिल जिलानी। व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूं स्टील टाउन के पास, पोर्ट कासिम के बाहर। तकरीबन 2000 मजदूर अपने रोजगार के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और इस वक्त बहुत सीरियस किस्म का ये मसला सामने आ चुका है। तकरीबन 2 हफ्ते से ये मजदूर एहतजाज कर रहे हैं कि उनका रोज़गार ख़तरे में है, उनका माश ख़तरे में है, क्योंकि पोर्ट कासिम के जो बर्थ हैं, जो टर्मिनल हैं, 7 बर्थ हैं, उसमें से 5 प्राइवेट सेक्टर के पास चले गए हैं। प्राइवेट सेक्टर वफाक के और स्टेट के कवानीन पर उस तरह अमल दरामद नहीं करता जिस तरह स्टेट इंस्टीट्यूशंस करते हैं और यही वजह है कि जो डाक वर्कर्स लेबर्स के जो कवानीन हैं, जो एक्ट हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा और इन तकरीबन 1880 मजदूरों का जो जरिए माश है वो ख़तरे में है। इस वक्त आप देख सकते हैं ये एहतजाज जारी है। यहाँ सियासी जमातें भी आ रही हैं, वो भी अपनी यकजहती और हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। हम मजदूरों के पास जाएंगे, उनसे जानेंगे कि मसला क्या है और इसके बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल से ही बात करेंगे कि PTI एज रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी वो किस हद तक इस मसले को रिजॉल्व कर सकती है, क्योंकि याद रहे कि इसकी जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है पोर्ट की वो बड़ी अहम है। 14 किलोमीटर के फासले पे रेलवे नेटवर्क है, 30 किलोमीटर के फासले पे एयरपोर्ट है। पाकिस्तान में अरबों डॉलर की जो इंपोर्ट्स होती हैं वो इसी पोर्ट कासिम से होती हैं, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो फर्टिलाइज़र हो, चाहे वो तेल हो। इवन एक्सपोर्ट्स जो हम यहाँ से करते हैं 25 अरब डॉलर की, वो भी इसी पोर्ट कासिम से करते हैं। सो पाकिस्तान की अरबों डॉलर की जो इंपोर्ट्स और जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इसी पोर्ट कासिम अथॉरिटी से होती हैं, इन्हीं पोर्टों से होती हैं। सो ये मजदूर अगर सड़कों पर रहेंगे, अगर एहतजाज करेंगे, इनके मसाइल हल नहीं होंगे तो पाकिस्तान जैम हो सकता है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, तेल की इंपोर्ट्स रुक सकती हैं। सो अगर रुकी तो मईशत पर मज़ीद मनफी असरात पड़ेंगे। मसला क्या है, मसला क्यों नहीं हल हो रहा और इसमें क्या रुकावटें हैं, आज के इस प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में हम इंतहाई बुनियादी मसला ये डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान के मजदूर का। बदकिस्मती से पाकिस्तान में जितनी भी हुकूमतें आई हैं, चाहे फ़ौजी अदवार में, चाहे सिविल गवर्नमेंट्स में, मजदूर के माश के हवाले से बेहतर तौर पर पॉलिसीज़ नहीं बनी और यही वजह है कि हर गुजरते दिन के साथ हर साल और मुख्तलिफ हुकूमतों में मजदूर के मसाइल बढ़ते ही रहे हैं और ना सिर्फ बेरोज़गारी बढ़ती है और उसके साथ साथ जो उसकी जो फैमिली के मसाइल हैं, उसकी फैमिली की जो एजुकेशन है, जो हेल्थ है, जो बीवी बच्चों के मसाइल हैं, वो भी बहुत बढ़ते हुए नज़र आते हैं। नेशनल हाईवे पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर पोर्ट कासिम के जो मजदूर हैं, जो वर्कर्स यूनियन है, उन्होंने एहतजाज किया हुआ है। तकरीबन 1880 मजदूर जो हैं वो बेरोज़गार हो सकते हैं, क्योंकि 1981 के बाद यहाँ पर जितनी बर्थें हैं, जितनी टर्मिनल्स हैं, वो ज़्यादातर प्राइवेटाइज कर दी गई हैं और अब 2 जो बर्थें हैं वो रह गई हैं। तो बल्क हैंडलिंग फैसिलिटी, जो कार्गो की लोडिंग अनलोडिंग है, इसके अलावा जो केमिकल्स हैं, जो फर्टिलाइज़र्स हैं या ऑयल टर्मिनल्स हैं, वहाँ पर मज़दूरों की ज़्यादा जो फैसिलिटी है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। तो प्राइवेट सेक्टर अपनी मर्ज़ी से ये सारा प्रोसेस चला रहा है। तो ये मज़दूर जो डाक लेबर बोर्ड के तहत आते हैं, उसके कवानीन पर अमल दरामद भी नहीं हो रहा और इनका जो ज़रिए माश है वो उसके मुस्तकबिल के हवाले से बड़े ख़तरात जो हैं वो दरपेश हैं और यही वजह है कि मज़दूर इस वक्त सड़कों पर आ चुके हैं। ये मसला कैसे हल होगा, पोर्ट कासिम अथॉरिटी किस तरह इसको हल कर पाएगी, फ़िलहाल ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन तकरीबन 10 रोज़ गुजर चुके हैं, अभी तक ये मसला हल नहीं हुआ। सो मज़दूर का जो मुस्तकबिल है वो ख़तरे में पड़ा है। सो जो वर्कर्स यूनियन और इसके अलावा जो लेबर्स हैं, जो मजदूर हैं, उनके साथ हम बात करेंगे, उनकी राय आप तक पहुंचाते हैं और जानते हैं कि एक्चुअल उनका मुतालबा क्या है, वो कैसे अपने इस प्रोटेस्ट से जो है वो ये प्रोटेस्ट ख़त्म करेंगे और दोबारा से काम करेंगे, क्योंकि काम चलेगा तो मईशत का पहिया आगे चलेगा और पाकिस्तान की इकॉनमी में उसके मस्बत असरात पड़ेंगे। फ़िलहाल ये हो नहीं रहा और इसमें क्या रुकावटें हैं, आइए मज़दूरों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शाहिद नदीम। शाहिद साहब, ये बताएं कि तकरीबन 10 रोज़ गुजर चुके हैं और आपका ये एहतजाज जारी है, मसला सर क्या है आखिर, अगर आप बुनियादी मसाइल अगर हमें बता सकें। असल में मसला ये है कि पहले पोर्ट कासिम पे 1981 से लेके 7 बर्थें थी, जहाँ पे ये 1750 और 1880 मजदूर काम करते थे।
उसके बाद आस्ता आस्ता जो इन्होंने 1997 में 3 बर्थें बेच दी, तो हम लोगों ने उस वक्त भी एहतजाज किया, धरना दिया, सब कुछ किया, लेकिन हमारी सुनाई नहीं हुई थी। हमें महदूद इन 3 बर्थों पे महदूद कर दिया गया था, ये इन 4 बर्थों पे। उसके बाद फिर वहाँ 1 नंबर पे टर्मिनल बना दिया गया ऑयल का, वहाँ से भी हमें महरूम कर दिया गया। पीछे रह गई 3 बर्थें। 3 बर्थों पे अभी जो है ना 2 बर्थों को ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, पीछे रह जाएगी 1 बर्थें। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 2, 3 और 4 बरतें हैं, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो जहाज़ लंगरअंदाज होंगे वो तकरीबन 40 से 42 हज़ार टन का जहाज़ लंगरअंदाज होगा। और यहाँ पे ये कोयल टर्मिनल लगा रहे हैं। अकल में ये नहीं आता कि जो कोयल के जो जहाज़ आएंगे वो तो 80-90 या 1 लाख टन के जहाज़ होंगे। यहाँ पे ये किस तरह उसको हैंडल कर पाए? यानी आप ये बता रहे हैं, जो मैं समझ पाया हूँ कि एक तरफ तो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में बर्थ चली गई, टर्मिनल चले गए, क्योंकि हुकूमत की प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी रही है, निजकारी की पॉलिसी रही है, गुड और बैड उस बहस में जाए बगैर, तो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ये बर्थ चले गए हैं। तो अब वो अपना मामला खुद चला रहे हैं, उसके जिम्मेदार भी वो खुद हैं, उसके हवाले से टैक्स भी अदा कर रहे हैं और उसके रिस्पॉन्सिबल भी वो हैं। तो आप जो मजदूर हैं जो इस पोर्ट कासिम को चला रहे थे, उनकी जो बिसात है, उनकी जो रसाई है, जो एक्सेस है, उन 7 बर्थों से कम होकर अब 2 पर आ चुका है। तो अब अगर मजीद जो है ये चले जाएंगे तो आपका रोजगार खतरे में, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल यही कह रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे पास 3 बर्थ हैं, 3 बर्थों में से अगर 2 चली जाएं तो 1 बर्थ रह जाएगा। तो वहाँ पे कम से कम जो जहाज़ लगेगा वो 15-20 हज़ार टन का होगा, और 15-20 हज़ार टन में हम लोग कैसे हैंडल करेंगे ये 1750 या 1880 मजदूर को? ये बिल्कुल बेरोज़गार हो जाएंगे, और जब ये बेरोज़गार हो जाएंगे तो फिर ये क्या करेंगे? फिर वही क्या नाम है, चोरा चकारी और डाकू, इस तरफ ये मामला चले जाएंगे। नहीं, डेफिनेटली जो बेरोजगारी है पहली मुल्क में बहुत ज़्यादा है, जरिया माश लोगों को मिल नहीं रहा, जॉब क्रिएशन हो नहीं रही। तो अब ये बताएं कि बेहतर तौर पर इस मसले को हल कैसे किया जा सकता? मसले का हल यही है कि जिस तरह कराची पोर्ट पे DLB बना हुआ है, वहाँ पे जो मजदूरों को मुआवजा मिल रहे हैं वही हमें यहाँ पे मिल जाए, हमें कोई मसला नहीं। उनको क्या मराहत मिल रही? उनको अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो पेमेंट है वो 30-40 हज़ार रुपये के करीब उनको सैलरी मिल रही है। फिर जो उनके जितनी भी वहाँ पे बढ़ते हैं सब के ऊपर उनको काम मिल रहा है, और हमें सिर्फ ये 3 बर्थों पे महदूद किया, और अब जो आगे 1 बर्थ में महदूद किया जा रहा है। सर ये बताएं, 35-36 बरसों से पोर्ट कासिम का काम जारी है पाकिस्तान में, तो आप 1880 जो मजदूर हैं जो इस वक्त सड़कों पर आ चुके हैं, ये परमानेंट नहीं है या परमानेंट है? ये रजिस्ट्रेशन है हमारा, परमानेंट है। ये देखो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बुनियादी परमानेंट ये है कि पाकिस्तान में 2 किस्म के मजदूर है और पूरी दुनिया में है। एक मजदूर होता है कि वो बिल्कुल ही डायरेक्ट ही परमानेंट होता है, जो हमारे लोड और अनलोड के हवाले से जो हम जहाज़ों पे काम करते हैं, हमें ये एक कार्ड इन्होंने दिया है, उस पर एंट्री पास लिखा हुआ है, और वो बिल्कुल ही क्लियर चीज़ है कि हमें उस पर काम करने की इजाज़त होती है। तो हम कार्गो हेल्डिंग के हवाले से यहाँ काम कर रहे हैं, और उसमें बुनियादी मैं आपको बताऊं कि जैसे मेरे भाई ने मुझसे पहले बात की कि ये पोर्ट कासिम 7 बर्थों पे मुश्तमिल एक पोर्ट बना, और उसके लिए उस वक्त लोगों ने 1757 मजदूर डाक वर्कर के हवाले से बनाए, बाकी ट्राली कलारक या हमारे हाजिरी लेने वाले या जो हमारे मुंशी कलारक हजरात है, तो 1880 मजदूर इससे बन गए, और 1880 मजदूरों का इनमें काम था, जो कि नाकिस गवर्नमेंट ने और नाजायज़ करते हुए इनसे 3 बर्थें छीन ली। बहुत एहतजाज हुआ, उस पर डंडे भी हमारे ऊपर चले और पानी भी चला, शिलिंग भी हुआ। हमारे मजदूर उसमें, चूँकि उस हवाले और उसी कड़ी से हमारा एक मजदूर नाम उसका ज़ियारत गुल था, वो शहीद भी किया गया, और लेकिन जो नाकिस गवर्नमेंट थी उन्होंने हमें पीछे धकेल दिया। तो किसी भी हुकूमत ने मसला हल नहीं किया? उसके बाद फिर चलते चलते फिर एक प्राइवेट टर्मिनल बना, जो अकबर पोशिया कासिम टर्मिनल के नाम से है, और उसमें रिटायर फौजी जो है उन्होंने अपना एक इजारादारी वहाँ जमा दी। मेरा सवाल तो ये ज़रूरी है मीडिया पे कि जिस जहाज़ को वो 1000 टन पे हैंडल करते हैं, तो वो जहाज़ अगर इन मजदूरों को दिया जाए तो हम 350 रुपये पे पर टन को हम हैंड ओवर करेंगे। एक तरफ तो गवर्नमेंट का नुकसान है, दूसरी तरफ मुल्क का नुकसान है, और तीसरी तरफ मजदूरों की बेरोजगारी का नुकसान। सर मुझे बताएं, जो कार्गो होल्डिंग कंपनी है जो ओवरऑल ये सारे प्रोसेस को चला रही है, तमाम बर्थों को चला रही है, उनका क्या नुक्ता नज़र है कि अगर मजदूर चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है जो बर्थों पे जो काम है वो भी रुक जाएगा? तो उन्होंने क्या कहा है? वो
इसलिए उनका तो ये तस्वुर ही यही है ना कि मजदूर बेरोजगार हो जाए, इसलिए कि मजदूर अपने हुकूक के लिए हमेशा जंग लड़ता रहता है, लेकिन हमेशा ठेकेदार हो गया, कंपनी वाला हो गया, वक्ती हुकूमत हो गया, वो तो हमेशा पाकिस्तान के अंदर ये एक रवायत रही है कि वो मजदूरों की दुश्मन। सर, कार्गो होल्डिंग कंपनी क्यों चाहेगी कि मजदूर यहाँ से फारिग हो जाएं? क्यों चाहेगी? ये कार्गो हैंडलिंग कंपनी तो नहीं चाहती यहाँ से मंजूर। वो नहीं चाहता, फिर कौन चाहता है? असल में ये जो गवर्नमेंट वाले हैं, पोर्ट कासिम अथॉरिटी है, जो हमारे ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं, ये इनकी पॉलिसी पे चल रहे हैं। ये इनकी पॉलिसी है कि ये मजदूरों को पीछे धकेल दिया। पोर्ट कासिम अथॉरिटी आप सारे मजदूरों को निकालना चाहती है? जी बिल्कुल यही बात है। तो फिर काम कैसे चलेगा? ये तो वो प्राइवेट कर रहे हैं, जिस तरह केओएसडी पे चल रहा है, फैब पे चला रहा है, इस तरह चलाएंगे। ठीक है, कुछ और मजदूरों से बात करते हैं। व्यूअर्स, मसला बड़ा गंभीर और संगीन नौयत का है, क्योंकि 1880 खानदानों का जो जरिया माश है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। सर, मुझे ये बताएं कि ये जो डॉक लेबर वर्कर्स बोर्ड है, ये अभी ऑपरेशनल है, ये चल रहा है? क्योंकि अगर वो ऑपरेशनल होता तो उसका इतलाक आप पर भी है और उन तमाम लेबर्स पर भी है जो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू चल रहे हैं, तो वो ऑपरेशनल है अभी? नहीं सर, पोर्ट कासिम पे ऑपरेशनल नहीं है और केपीटी कराची पोर्ट ट्रस्ट पे जो है वो ऑपरेशनल है। केपीटी पे है और यहाँ पर नहीं है? यहाँ पे नहीं है, यही हमारा मुतालबा है। वजह क्या है? वजह ये है कि यहाँ पे जो लोग होते हैं, जो इंतजामिया होते हैं, और हम ये कहेंगे कि भाई जो पिछले 13 सालों से बाबर गौरी साहब यहाँ थे, उससे हमने कई बार ये मुतालबा किया लेकिन उन्होंने नहीं माना। बाबर गौरी से किया था, मुत्तहिदा के जो लीडर है? जी, उससे किया था लेकिन उन्होंने नहीं माना। अभी तक हम वो फिसलते जा रहे हैं। अब हमारा ये है कि हम जो अंदर जितना भी टर्मिनल बने हुए, इसके ऊपर डाक लेबर बोर्ड के कानून के मुताबिक हमें काम दिया जाए, और ये डाक वर्कर का हक है, बाकायदा 74 एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, बाकायदा कानून है, और हम कानून चाहते हैं और लोग नहीं देते। अब जाहिर बात है, हम पुरअमन बैठे हुए, अगर ये पुरअमन तरीके से लोग नहीं मान रहे तो फिर जाहिर बात खुदसूजी भी कर सकते हैं और खुदकशी भी कर सकते हैं। लेकिन खान साहब, ये पोर्ट कासिम पर जो डॉक लेबर बोर्ड का जो कयाम है और उस पर जो अमल दरामद है, ये तो बड़ा ज़रूरी है किसी भी मजदूर के लिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के पास काम कर रहा है, चाहे वो पोर्ट कासिम पे कर रहा है या किसी भी कंपनी में कर रहा है, तो ये तो बड़ा ज़रूरी है। तो ये तो कानून की खिलाफ वर्जी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, हम यही मुतालबा करते हैं, पूरे पाकिस्तान की शहरियों से करते हैं कि भाई ऐसे गैर कानूनी अमल हो रहे, और हम जब कानून के लिए निकलते हैं रोड पे तो हमारे ऊपर जो है बहुत सारे मुकदमात कटे हुए पहले से। और हम ये भी मुतालबा करते हैं कि अगर इसी तरीके से ये कानून हमारे ऊपर लागू नहीं हो रहे तो इससे बाकायदा जो कानून को भी नुकसान पहुँच रहे और हम मजदूरों को भी नुकसान पहुँच। जी सर, आप क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ जनाब कि 35 साल में हर हुकूमत ने ये बुनियादी तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट के दायराकार में आता है पोर्ट कासिम, कराची पोर्ट चूँकि ट्रस्ट है, तो वहाँ जो प्राइवेट इदारों को दिए गए टर्मिनल, उसके ऊपर KDLB की मजदूर काम कर रहे हैं, जो आज से 30, 40, 50 या 60 साल से मजदूर। हमने 35 साल मजदूरी की। हम ये चाहते हैं कि यहाँ भी वही कानून लागू हो, और अगर आप प्राइवेट किसी को दे भी दें तो हमारा हक रोजगार तस्लीम किया जाए। हमारा मुतालबा ये नहीं है कि खामखा जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना यहाँ बैठी रहे और उसके जो है बड़े बड़े आके इसके ऊपर कहते रहे। अगर इसको प्राइवेट करना भी इसको जरूरी है और ये चाहते कि इस मुल्क के मफाद में, इस मुल्क के अवाम के मफाद में, इस खजाने के उसमें मफाद में, तो हमें ये 1751 जो इस वक्त डाक वर्क कर रहे हैं, और इनको वही हुकूक और मराहत दिए जाएं, और जहाँ आपने प्राइवेट किया है जितने भी बढ़ते हैं उस पर हमारा हक रोजगार तस्लीम किया जाए। हमें वही कार्ड इशू किए जाए जो 1751 के लेबर के पर अपने बापों की जगह पर इस वक्त आए। किसके बाप फौत हो चुके हैं, कोई जख्मी है, किसी का टांग टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, उसको कुछ भी नहीं मिला। यानी वहाँ जब कोई मजदूर रिटायर होता है तो उसको बेनिफिट भी मिलता है, और इसके अलावा उसके बेटे को अगर वहाँ ये बेनिफिट मिलता है तो 50 लाख मिलते हैं, और मुझे कहता है कि 5 रुपए भी तुम्हारे लिए नहीं, तुम यहाँ से जाओ। ये बुनियादी तौर पर मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस 1751 डाक वर्कर, बचमूल, इसके अलावा इसके जो बाबू वगैरह हैं, उन सबको वही हुकूक दिए जाए। अगर उसको बहुत ज्यादा तकलीफ है कि ये पोर्ट मरकज के पास नहीं, प्राइवेट के पास नहीं, तो उसे वहाँ बिल पास करना चाहिए। जिन लोगों को हम असम्बलियों में भेजते हैं, सेनेट में भेजते हैं, बाकी हुकूमत जिम्मेदार है, बाकी हुकूमत इसकी जिम्मेदार है, नवाज शरीफ इसका जिम्मेदार है, प्राइवेटाइजेशन जो कमीशन है वो इसका जिम्मेदार है कि वो 1751 डाक वर्कर, बशमूल इसके अलावा जो यहाँ पर दूसरे लोग काम करते हैं, इस 1 से लेकर 7 पर तो हमें हमारी माँ की दूध की तरह हमारे ऊपर हलाल है इस मजदूर के ऊपर कि ये सिर्फ हमें काम दे। हमारा मुतालबा ये कि सिर्फ हम डाक वर्करों को मजदूरी दी जाए। अगर प्राइवेट कोई आता है और वो 5 या 10 रुपए में या जो ज्यादा दे या कम दे, उससे हमें कोई लेना देना। हम वही काम जाते हैं जो लोडिंग अनलोडिंग है,
जो कंटेनर लोडिंग है कंटेनर के अंदर, हम वही काम जो कराची पोर्ट पर डाक लेबर बोर्ड के मजदूर को दिया जाता है, वही मजदूरी वही मिलना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कुछ और मजदूरों से बात। तकरीबन 2000 मजदूर यहाँ पर मौजूद हैं और मसला हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर पोर्ट कासिम के जो मजदूर हैं वो बेरोज़गार हो गए तो उन पर क्या मनफी असरात पड़ेंगे, क्योंकि वफाकी हुकूमत को इस हवाले से इस डिसीजन को भी शायद रिव्यू करना चाहिए ताकि बेहतर तौर पर लोगों का जो रोज़गार है वो जुड़ा रहे, क्योंकि बेरोज़गारी मुल्क में वैसे ही बढ़ती जा रही है और पोर्ट कासिम का बहुत बड़ा ह्यूज एरिया है। अगर तमाम बर्थों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया और इन मजदूरों का एक्सेस उन तक ना पहुंचाया गया तो डेफिनेटली जो मसाइल हैं वो ज़्यादा पैदा होंगे। लोग यहाँ मजदूरों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनकी इस पर क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। सर ये बताएं कि अगर बेरोज़गारी हो गई, अगर आप लोगों का रोज़गार जारी ना रहा तो उसके क्या असरात पड़ेंगे आप पे? देखो, आप तो पूरे शहर में, पूरे पाकिस्तान में घूमते हैं, आपको पता है कि गरीब आदमी के घर के ऊपर, उसके चूल्हे के ऊपर, उसके बच्चों के ऊपर इसके क्या असरात हो सकते हैं। बच्चे तालीम नहीं हासिल कर सकेंगे और बीमार होंगे, ऐसे तड़पते मर जाएंगे। और इस महंगाई के दौर में अगर 2 दिन भी किसी को रोज़गार नहीं मिले और वो अपने बच्चों के लिए दिहाड़ी न कमा सके तो वो आप खुद जानते हैं कि उसके ऊपर क्या असरात। आपकी दिहाड़ी कितनी है? बस वो हमारी मेहनत के ऊपर है, हम मेहनत करते हैं, उस टन के हिसाब से हमें मेहनत मिलता है, वो उसका कोई हिसाब नहीं, गुजारा हो जाता है, बस गुजारा है, चूल्हा जलता है उससे। और कितने बच्चे? कितने? 6-7 बच्चे हैं। तो उनकी तालीम भी मुतासर होगी? बिल्कुल होगी। जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं तो वो लाजमी है, आपको पता है कि वो मुफ्त में तो नहीं पढ़ाते हैं। वो हमारे एक बच्चे का KG1 का जो है, नर्सरी के बच्चे का 600 रुपया। तो तकरीबन 10-12 दिन से आप यहाँ पर मौजूद हैं, तो मुझे ये बताएं कि आपकी दिहाड़ी जब नहीं हुई, पैसे आपको जब नहीं मिले, तो घर का चूल्हा कैसे चल रहा है? सर हम तो घर गए भी नहीं हैं, आप ये पता नहीं कि वहाँ क्या हाल होगा। हम तो यहाँ इस वीराने में बैठे हुए हैं, 10 दिन हो गए, यहीं पर रह रहे हैं? यहीं पर रह रहे हैं, दिन रात यहाँ पर हैं। अगर रात को मच्छर भी काटते हैं, बीमार भी होते हैं। ये मेरे जेब में तो कोई गोलियाँ मैं लेके आया हूँ, सर में दर्द, पेट के दर्द, ये मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका कैमरा बता सकता है। ये गोलियाँ साथ लेके आया हूँ ताकि घर जाना। मसला वाकई सीरियस है। जी आप क्या कहेंगे? जी सर, सन 81 से हम लोग आए हैं और उम्र हमारा हो गया 60 साल के। 81 से यहाँ पर? 81 से यहाँ पर पोर्ट कासिम में जंगल वीरान था। यहाँ बिच्छू और सांप यही घूम रहे थे। काफ़ी आदमी हमारे जिनकी ये उंगलियाँ कट गई हैं, काफ़ी के ये बाजू कट गए हैं, काफ़ी की टांगों कट गए हैं, काफ़ी के ऊपर सिलिंग ऊपर जहाज़ में गिरे हैं तो नीचे दब गए हैं वो। उसके अलावा अभी दरबदर हो रहे हैं जाके। तो पोर्ट कासिम की तरक्की में आपने अपना खून पसीना जो है वो डाला। आप दलील हुए हैं, ख्वार हुए हैं, इसको आबाद किया। जब आबाद हो गया है, इसके हमारे ऊपर जो और पार्टियाँ मुसल्लत होना शुरू हो गई हैं। अब बच्चे हमारे यहाँ वो स्कूलों से भी रह गए हैं। अब मैट्रिक के इम्तिहान है हमारे बच्चों को, उसमें भी रह गए हैं वो जाहिर बात है बाहर खुदकशियाँ करेंगे या डकैतियाँ करेंगे या अपने आप को जलाएंगे। हम और क्या कर सकते हैं? यही कर सकते हैं हम लोग। ये 9000 रुपया हमारी तनख्वाह है, 300 रुपया दिहाड़ी बनता है, 400 रुपया, उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं? एक इनका जो तितर है वो चोरी हो जाए तो उसके लिए जो वो करोड़ों रुपए खर्च हो जाए। 300-400 रुपए की दिहाड़ी में तो गुजारा करना बहुत मुश्किल है। यही गुजारा है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो है अपना गुजारा कर रहे हैं जाके। जी आप क्या कहें? मेरा नाम वासल खान है। 1986 से लेकर 2008 तक मेरे वालिद साहब ने पोर्ट कासिम के ऊपर काम मेहनत किया हुआ है। 2008 के बाद अब मैं इधर आया हूँ। 1986 से लेके 2008 तक 22 साल मेरे वालिद साहब ने इस पोर्ट के अंदर मेहनत किया है। वो 22 साल के अंदर उसको 1 रुपये नहीं मिला है। अभी 2008 से लेके 2007 तक मेरा 8 साल हो गया, मेरा भी इधर ये कोई बुनियाद नहीं बना रहे। हमारा मोहम्मद नवाज शरीफ साथ ये अपील है कि भाई यहाँ पोर्ट कासिम ये इंतजामिया वाले को पकड़ो। हमारे पहले 2011 से यहाँ जो कंपनी हमारे साथ काम कर रही थी, 2011 में वो कंपनी हमसे भाग गई है। एक है सिफ्टी कार्गो वाला, एक है इंटरनेशनल, एक है गूगल कंपनी। ये 4 कंपनियां जो इधर काम कर रही थी, सारा हमारा पैसा इन लोगों ने हड़प किया है, बया है इस अथॉरिटी वाले के सामने। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि इन मजदूरों का जो हक है इधर वो इसको दिला दे। चाहे वो अगर इस कंपनियों के बीच में वो पैसा हमारा गबन है उनसे निकालो, अगर इंतजामिया वाले के पास हमारा पैसा गबन है उनसे निकालो। मेरा इधर 8 साल हुआ जारी है, मेरा अभी तक कोई बुनियाद नहीं है। 450 कार्ड जो वालिद साहब के
ऊपर हम आए हुए हैं, वो लोग तो रिटायर हुए 60 साल के ऊपर। हमारे 450 कार्ड जो है इन लोगों ने अभी जो है ना बंद किया हुआ है। हमको कह रहे हैं कि भाई आपका इधर कोई वास्ता नहीं है हमारे साथ। तो चेयरमैन साहब जो हैं पोर्ट कासिम के, वो आए, आगा साहब आए यहाँ पर नहीं, आपकी रुदात सुनने के लिए? नहीं, अभी तक हमारा आज 10वां दिन है, ये बुजुर्ग पंडित बैठे हुए हैं। अब तक हमारा जो है ना पोर्ट कासिम, ये जो चेयरमैन है आगा जान दुरानी अख्तर साहब, अब तक हमारे पूछने के लिए भी नहीं आए हुए। हमारा मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से और कामयान माइकल जो पुटिंग शिपिंग वजीर है और उसके साथ जो सेक्रेटरी है, उनसे हम गुजारिश करता है कि खुदारा हमारे इस मजदूर के अंदर आ जाओ, हमारा जो हक बुनियाद बनता है, जो हमारा हक है वो हमें पिलाओ। ठीक है, ठीक। कोई बदमाशी नहीं ले रहे, ना कोई हमसे डाका डालने आए हुए, हम अपने हक इधर लेने बिल्कुल आपका आईनी कानूनी हक है। जी सर, आप क्या कहेंगे? के समंदर एक है, जहाज अपना कराची शहर एक है, पाकिस्तान का कानून 73 का कानून एक है, तो फिर कराची बोर्ड का कानून अलग क्यों और पोर्ट कासिम का कानून अलग क्यों है? हमें डाक लेबर केपीटी और पोर्ट कासिम का एक ही होना चाहिए कानून। क्यों होना चाहिए? क्योंकि दोनों वफा के इदारे हैं। और यही बड़ा मसला है डाक लेबर बोर्ड का। डाक लेबर बोर्ड का हमें तो डाक लेबर बोर्ड अगर बहाल होता है तो वो आपको काबिल कबूल होगा? बिल्कुल काबिल कबूल होगा, क्योंकि हमारे तमाम मसाइल डाक लेबर बोर्ड ही हल करवाए। ये बताएं, डाक लेबर बोर्ड के फैसले जो है वो कौन कर रहा है? केपीटी कर रहा है, पोर्ट कासिम कर रहा है, कौन कर रहा है? डाक लेबर बोर्ड एक अलग सा इदारा है जिसको डील वफाक कर रहा है। अच्छा, उसको भी वफाक कर रहा है? कर रहा है। उसमें कोई लेबर बोर्ड नहीं है, लेबर नहीं है? लेबर नहीं है, उसमें गवर्नमेंट के मुलाजिम है और वो बाकायदा गवर्नमेंट के अथराइज हैं। अभी भी डाक लेबर बोर्ड में काफ़ी वैकेंसियाँ आई हैं, उन्होंने मतलब वहाँ पर जो ना जॉब दी है हमको, तो यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं करने वाला, जिसका हम चीख रहे हैं कि सर डाक लेबर बोर्ड जो है असूली तौर पर लेबर के लिए बना है, तो उसमें जब लेबर ही नहीं है तो फिर वो लेबर के फैसले क्या करेगा? नहीं, तो यही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा ना, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि हमसे उलझ गए तो ज़माने में जियोगे कैसे? हम तो यानी हर जुल्म की दीवार को गिरा देते हैं। ठीक है, तो ताकतवर इतना है कि मजदूर से अगर उलझोगे तो फिर बेकार। सर आप क्या कहेंगे? सर बात ये है कि 11/11/81 को ये पोर्ट बना हुआ है और 1757 मजदूर इस पोर्ट पे काम कर रहा है, अपने बच्चों के लिए हलाल की रोजी कमा रहा है। और 1986 में इन लोग को बाकायदा रजिस्टर कार्ड मिला है, रजिस्टर वर्कर है, रजिस्टर्ड कार्ड है आपके? इधर रजिस्टर वर्कर है, ऐसी बात नहीं है। हर 2 साल के बाद हमारी बाकायदा इलेक्शन हो रहा है और आस्ते आस्ते पहले भी 3 बरते हमसे बेच चुके हैं। और जब बना रहे थे तो हमें बता रहे थे कि इस पे आपको काम दिया जाएगा, आप ही करना करें, लेकिन जब बन गई तो उन लोगों ने 4 दिवाली शुरू की उस पे। रेफ हो गए उससे? हाँ, फिर उन लोगों ने हमें नहीं छोड़ा, अभी तक भी हमारे कोर्ट में उस पे केस चल रहा है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं पोर्ट कासिम की वर्कर यूनियन और उनके जो मजदूर हैं वो सड़कों पर इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं अपने रोज़गार के लिए, अपने ज़रिए माश के लिए, क्योंकि 1981 के बाद से अब तक पोर्ट कासिम पर और केपीटी पर जो काम जारी है उसमें इन्हीं मजदूरों ने अपना खून पसीना एक किया है, बड़ा अहम किरदार रहा है और मईशत में भी मजदूर का बड़ा अहम किरदार होता है। लेकिन बदकिस्मती से हमने देखा है कि मजदूरों के हवाले से, इंडस्ट्रीज़ के हवाले से, इकॉनमी के फंडामेंटल रूल्स को सामने रखते हुए और निजकारी के बेहतर प्रिंसिपल्स को कनेक्ट करते हुए हमें कोई बुनियादी और तगड़ी पॉलिसीज़ नज़र नहीं आई। और अभी भी जो 7 बर्थ हैं, 7 जो टर्मिनल हैं, उसमें ज़्यादातर जो प्राइवेटाइज कर दी गई हैं, प्राइवेट सेक्टर के पास मौजूद हैं। और अब इनका मुतालबा ये मजदूरों का कि हमसे मज़ीद ये बर्थ ना लिए जाएँ, क्योंकि अगर ले लिए गए तो जो लोडिंग और अनलोडिंग का जो काम है वो मजदूर कर नहीं पाएंगे और उनके घर में जो चूल्हा है, जो बच्चों की जो तालीम है, उनकी जो सेहत है वो बुरी तरह मुतासिर होगी। इसका हल क्या है, सोल्यूशन क्या है? CBA के जनरल सेक्रेटरी जनाब हुसैन बादशाह मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे राय लेंगे, प्रैक्टिकल सोल्यूशन की बात करना चाहेंगे और ये भी जानेंगे कि मसला अब तक हल क्यों नहीं हुआ, वफाकी हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, पोर्ट कासिम का इस पर क्या मौक़िफ़ है और ये प्रैक्टिकली इसका सोल्यूशन कैसे निकल सकता है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हुसैन बादशाह साहब, अब मसले का हल बताएं सर। 10-12 दिन से आप एहतजाज कर रहे हैं और जो मजदूर है वो बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं, जो इकॉनमी का पहिया है वो भी मुतासिर हो रहा है, हल क्या है सर अब इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले जो है वक्त न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मज़ाफ़ाती इलाका है और यहाँ पे आप इतनी दूर से तशरीफ़ लाए
और हमारे मसाइल जो है आप लोगों तक और अरबाब इख्तियार तक पहुंचा रहे हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया आपके चैनल का। हल इसका ये है कि पाकिस्तान में कवानीन मौजूद हैं, डक वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1974 वो मौजूद है, उसके अंदर डिफिनेशन मौजूद है, हर चीज़ का अपना अपना दायरेकार है। वर्कर की डिफिनेशन है कि डक वर्कर क्या होगा, डक वर्क क्या होगा, अथॉरिटी क्या होगी, उस सब चीज़ों की जो है ना वो बाकायदा जो है तशरीह है। अगर कानून पे अमल दरामद हो, इसी तरीके से कंपटीशन एक्ट है 2010 कि कोई मोनापोली नहीं करेगा, इजारादारी नहीं कायम करेगा। अगर वो मोनापोली और वो ख़त्म हो जाए। मोनोपोली कौन कर रहा है? मोनोपोली जो है यहाँ पे एफएपी है, जो जिसने जो है ग्रेन एंड फर्टिलाइजर को ऑक्युपाई किया हुआ है, और जहाँ पे जो हम 350 एफएपी बताएं ना हमारे व्यूअर्स को, सबको तो नहीं पता एफएपी क्या है। एफएपी जो है फौजी अकबर पोर्शिया मेरीन ग्रेन एंड फर्टिलाइजर टर्मिनल है, जो सिर्फ उन्होंने ऑक्युपाई किया हुआ है कि ग्रेन और फर्टिलाइजर को जो हम यहाँ पे 350 रुपये में हैंडल करते थे, वो कार्गो वो 690 रुपये में हैंडल कर रहे हैं। तो बजाय सस्ता करने के कॉस्ट बढ़ रही है, कॉस्ट बढ़ गई है, उसका अल्टीमेटली असर जो है आवाम पे पड़ेगा। जब फर्टिलाइजर महंगा मिलेगा किसान को, और जब वो खेतों में वो करेंगे, तो जब अनाज महंगा पैदा होगा तो ज़ाहिर लोगों को महंगा। सर आपका मुतालबा क्या है, एक्चुअल मुतालबा क्या है, ताकि मसला हल हो, मजदूर काम पर जाए और जो माशी पहिया है वो भी आगे चल सके, पोर्ट कासिम तरक्की कर सके। एक्चुअल मसला आपका मुतालबा क्या है? मुतालबा ये है कि मैं बोलता हूँ जो कवानीन है, जो लेबर कवानीन है, जो दीगर कवानीन, इसके ऊपर अमल होगा। सब अपने दूसरे के जूते में कोई पाँव नहीं डाले, जिसका जो दायरेकार है वो अपने दायरेकार में रहे। अगर अपने दायरे से कोई आगे जाएगा, तजावुज करेगा, तो दूसरे के हक मारेगा, और ये हक से तजावुज कर रहे हैं। यहाँ पे मजदूरों का हक मारा जा रहा है। ये जो टर्मिनल बनाना चाह रहे हैं, कोल टर्मिनल के बनाने से न सिर्फ मजदूर बेरोजगार होंगे, बल्कि जो प्रोजेक्ट कार्गो है, जो ब्रेक बल्क कार्गो है, जो सीमेंट जो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, वो सब चीज़ें जो है ख़त्म हो जाएगी। सर कोल टर्मिनल बनाने से बेरोजगारी किस तरह बढ़ेगी, ये समझाए ना हमें। जी मैं यही समझा रहा हूँ कि जो 3 और 4 नंबर बर्थ पे जो काम हो रहा है, वो काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो तोड़ना चाहते हैं इसको नया। तो मैंने चेयरमैन को भी ये कहा था, अभी भी ये कहता हूँ कि वो जो आप टर्मिनल बनाना चाहते हैं, वो आप किसी दूसरी जगह पे बनाएं। पोर्ट कासिम के पास जो है ना, ये किनारा तो बहुत है, हजारों एकड़ जगह जी, तो बना सकते हैं, दूसरी जगह पे बना ले। अरबों रुपए इस बर्तों के ऊपर लगे हुए हैं, इसको तोड़ के दोबारा फिर अरबों रुपए लगाएंगे। वही अरबों रुपए जो ये यहाँ लगाना चाहते हैं, वो साथ में दूसरी जगह पे लगा दें। एक्चुअली आप ये कह रहे हैं कि जो निजकारी की जो पॉलिसी है वफाकी हुकूमत की, उसकी वजह से मसाइल बढ़ रहे हैं। बिल्कुल मसाइल उसकी वजह से बढ़ रहे हैं। एक तरफ निजकारी की पॉलिसी आप कह रहे हैं कि बेहतर नहीं है, और फिर जो डाक लेबर जो रूल्स हैं, जो कवानीन हैं 1974 के, जो रेगुलेशन है, उस पर अमल भी नहीं हो रहा। उस पर अमल जो प्राइवेट लोग कर जाते हैं, वो फिर जो है ना वायलेट करते हैं, वो कवानीन के ऊपर अमल नहीं करते हैं, वो पैसे खर्च करते हैं। और सब अभी जो आप यकीन जाने 21 साल में बच्चा जवान हो जाता है। 21 साल से हमारा जो है ना हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा है। अभी जो है मैं एक केस जो है 2014 में जो है डाक लेबर बोर्ड से मुताल्लिक हमने फाइल किया है। आज उसकी सुनवाई हुई है, वो भी उसमें भी जो है वफाक के जो है वकील हाजिर नहीं हुए। 21 साल से फैसला नहीं हुआ डाक लेबर कवानीन का? नहीं। क्यों नहीं हुआ? बस ये कोर्टों के मसले भी, अगर कोर्ट में आप जाओ तो वहाँ से भी इंसाफ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिल रहा? कोर्ट क्या कह रही है? कोर्ट ये कह रही है कि असर रसूख लोग इस्तेमाल करते हैं। आज KEC का एक उसमें फैसला था, कल उनको एक फैसला सुनाया, आज उनका फैसला तब्दील करके दूसरा फैसला सुनाया अदालत ने, NIRC ने। मैं वहाँ पे मौजूद था, KEC की सारी लेबर आई हुई थी, और इस उम्मीद पे आई थी कि उसको परसों एक फैसला सुना दिया गया था कि NIRC ने कि भाई आपका ये फैसला है। वो खुश थे, आज सारे जमा थे, मिठाइयाँ लेके आए थे कि बांटेंगे। लेकिन जब उनको ऑर्डर जो रिटर्न में आया, वो दूसरा फैसला आया, वो सारे मायूस थे वहाँ। सर ये जो डाक लेबर बोर्ड है, ये KPT पर तो चल रहा है, वहाँ पर तो उन्हें मराहत मिल रही हैं, लेकिन पोर्ट कासिम पर नहीं मिल रही। ये इसमें क्या इशू है? ये इनकी हटदर्मी है। इसकी हटदर्मी? ये चेयरमैन के दूसरे जो अरबाब इख्तियार हैं, वो उनकी हटदर्मी है कि वो जो है ना इस चीज़ को मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? क्यों नहीं मान रहे? अभी जो है ना उसका वकील, अभी जो है मैं आ रहा हूँ, ये इसी पे जो है ना अदालत आलिया में जो है DB में डिवीजन बेंच में केस लगा हुआ था। तो वो मोहम्मद अली मज़हर साहब मोहतरम जो है जज, उसने खुद ये सवाल किया कि आप ये कहते हो कि ये मजदूर हमारे नहीं हैं, तो ये पोर्ट कासिम अथॉरिटी किस लिए है? ये क्या रेगुलेट करती है? पोर्ट कासिम अथॉरिटी इन 1880 मजदूरों को ओन नहीं कर रही, आप ये कह रहे हैं? जी, और हालांकि नहीं ओन कर रही। नहीं, वो कह रहे हैं कि ये हमारे मजदूर, अभी बोला उसने अदालत के अंदर, तो उस जज ने उसको बोला, तो फिर ये जब पोर्ट कासिम उसमें काम करते हैं पोर्ट पे, तो किस तरह करते हैं? अब फिर उसमें जो है वफाक को भी बुलाया अभी, वो क्योंकि उनका वकील नहीं था। तो बात यह कि ये हकायक से जो है
मनमानी कर रहे हैं अपनी, जो हकायक है, जो कवानीन है उसको तस्लीम नहीं कर रहे हैं। अगर हम उसके लिए तैयार हैं, ये कवानीन पे अमल करें जो पाकिस्तान के बने बनाए, जो कौमी असम्बली से पास है, जो एक्ट है, जो आईनी पाकिस्तान है, उसको ये वायलेट नहीं करें। उसमें सब सर मुझे बताएं कि वफाकी हुकूमत के हवाले से आपने अपने खदशात का इजहार किया उनकी पॉलिसी पे कि कवानीन पर अमल दरामद नहीं कर रहे क्योंकि पोर्ट जो है वो वफाक के अंडर आता है। सर सिंध हुकूमत ने इस हवाले से आपके साथ कोई रब्ता किया है? क्योंकि मसला कराची का है, कराची सिंध के अंदर आता है और फिर पोर्ट से वो टैक्स भी वसूल करता है सिंध रेवेन्यू बोर्ड। तो अब मुझे बताएं कि सिंध हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है उससे? कुछ कहा है उन्होंने, कोई यकीन दहानी कराई है आपको? सिंध हुकूमत के भी और वफाकी हुकूमत के भी नुमाइंदे हमारे पास आए हैं। जैसे मतलब है कि वज़ीर ममलिकत बराए मवासलात हकीम बलोच साहब हमारे पास आए। इसी तरीके से कामरान माइकल जो पोर्ट एंड शिपिंग के मिनिस्टर है, वो हमारी जब हमको बात समझाते हैं तो वो कहते हैं ठीक है आपका मौक़िफ़ सही है। इसी तरीके से सिंध गवर्नमेंट के लोग हमारे पास आए और वो ये कहते हैं कि आपके मुतालबात जायज़ हैं, लेकिन अब इसको हल कौन करेगा, ये हमारी समझ से बाहर। सबसे बड़ी रुकावट आपकी नज़र में क्या है? वफाकी हुकूमत है, निजकारी की पॉलिसी है, अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा, या कुछ और दूसरे जो है वो अनहिडन मसाइल हैं जो इस वक्त नज़र नहीं आ रहे? क्या मसला क्या है? मसाइल सारे जो है ना अनहिडन कोई नहीं है, सारे जो है ना नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर ये कि जो अफसरान होते हैं वो अपने नंबर बढ़ाने के लिए चीज़ों को मिसप्लीड करते हैं आगे। अगर ये सही तरीके से जो यहाँ पे अफसरान बैठे हुए, चेयरमैन बैठा हुआ है, वो चीज़ों को सही तरीके से आगे प्लीड करें, जिसका जो हक है वो उसको दें। तो ये अगर इसमें जो है इब्हाम जो है ना वो दूर करना चाहिए चीज़ों। सर मुझे ये बताएं कि 7 में से 5 जो बर्थ हैं वो प्राइवेट सेक्टर के पास है, तो अब अगर 2 बर्थ मजीद चले जाते हैं प्राइवेट सेक्टर के पास या उसे वो रिवाइज करके उसके हवाले से कोई और आउटसोर्स कर देते हैं उन्हें, तो फिर ये इन मजदूरों का क्या होगा? अगर आप देखें डॉक वर्कर रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये कहती है कि जो इन्होंने प्राइवेट कर दिए उसके ऊपर भी हमें काम मिलना चाहिए, और जो अभी भी प्राइवेट कर रहे हैं उस पर भी जो है काम करना हमारा हक है। अगर ये डॉक वर्कर रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट 1974 एक्ट जो है उसके ऊपर अमल करें, जो लेबर लॉज है उसके ऊपर अमल करें। तो प्राइवेट सेक्टर उस पर अमल नहीं करता, अमल नहीं कर रहा है। यानी हुकूमत एक तरफ तो प्राइवेट सेक्टर को कह रही है कि आए जी आप बर्थ ले लें और इसकी जिम्मेदारी संभालें और हमें टैक्स दें और इकॉनमी में पॉजिटिव रोल प्ले करें, लेकिन वही प्राइवेट सेक्टर इन डार्क रूल्स पे अमल नहीं करता है। बिल्कुल नहीं करता। तो ये कौन उन्हें बावर कौन कराएगा? उन्हें कौन कहेगा कि इन कवानीन पर अमल करें? वफाकी हुकूमत कहेगी? हुकूमत भी कह सकती है, और सबसे बड़ी बात यह कि चलो अगर एक चीज़ में इब्हाम है, वो इब्हाम जो है वो कन्फ्यूजन जो है ना वो अदालतें दूर करती है। यानी एक तो कोर्ट कह सकती है या वफाकी हुकूमत कह सकती है। तो वफाकी हुकूमत कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से नहीं कह रही और अदालतों से फैसला नहीं हो रहा, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, जाहिर है अगर ठेकेदार के मजदूर लेके आएंगे तो उनको 100-200 रुपए में, और उनकी जो है ना वो हुकूक की हिफाजत नहीं होती है, उसके वर्करों के हुकूक वायलेट होते हैं। चूँकि जो मतलब है कि रजिस्टर मजदूर है और जो यूनियनाइज मजदूर है वो अपने उनको हुकूक देने पड़ते हैं, उस पर ख़र्चा ज़्यादा आता है। और जो मतलब है रोज़मर्रा के जो ये लेके आते हैं बेचारों को, उनसे जो है ना आज एक मजदूर आ रहा है, कल दूसरा आ रहा है, कोई मर गया तो भी कोई पूछने वाला नहीं है, तो ज़ाहिर है वो उनको ज़्यादा सूट करते हैं, उसके अंदर ज़्यादा ये लोग पैसे कमाते हैं। ठीक है, तो सर मुझे बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ मजदूरों की बहुत बात करती है, तो आपसे कोई रब्ता किया, यकीन दहानी कराई, उन्होंने कुछ कहा है या पनामा लीक्स में फंसे हुए हैं? पनामा लीग्स में ज़्यादा फंसे हुए हैं, क्योंकि जब भी हम लोग अभी लाहौर भी साथी गए थे जिनका मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ है, और दूसरे तो वो कह रहे यार हम लोग इस मसले में फंसे हुए हैं, और ये जो है ना जो मतलब है कि अल्लाह करे कि वो इस मसले से निकले और हम लोग की तकदीर जो है ना सही हो, और बल्कि तो वफाकी हुकूमत चाहेगी तो तभी कुछ होगा इस हवाले से। तो सर अब मुझे बताएं कि अब जो है ये कब तक सिलसिला रहेगा? 10-12 दिन गुजर चुके हैं, आपकी रुदात वफाकी हुकूमत ने नहीं सुनी। मियाँ साहब मुल्क से बाहर हैं अभी आने वाले कुछ दिनों में, इसके अलावा बड़ी लीडरशिप, सियासी जमातों की लीडरशिप वो भी मुल्क से बाहर है, तो प्रैक्टिकली लंदन जो है वो फोकस में है, तो कराची कब आएगा फोकस में? असल में बात यह है ना कि ये सारी मजदूरों की आहें, अगर इन्होंने ये समझ लिया कि ये मजदूर को हक देंगे, ये पनामा लीग्स मलामा लीग सारे ख़त्म हो जाएंगे। जिस दिन से ये मजदूर के साथ ज्यादतियाँ बंद कर देंगे सब चीज़ें सही हो जाएंगी। और मजदूर हम लोगों ने ये तहैया किया हुआ है, ये हमारा पुरअमन धरना है। इसके बाद हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, तादा में मर्ग भूख हड़ताल करेंगे, उससे हमारा मसला हल नहीं हुआ तो हम यहाँ पे खुद सोजियाँ होंगी। हम जो है ना बहुत इंतहा तक जाने वाले हैं, हमने जो है ना कमिट किया हुआ है कि हम जो है ना अभी यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। हम जो है ना
या तो हमारे हुकूक हमें मिलेंगे और या जो है जो कुछ भी होगा वो हम करेंगे, जो भी हमसे हो सकता है बिल्कुल जो एक्सट्रीम पे जाएंगे। इसके अलावा कोई और कुछ हल नहीं निकल सकता? दूसरा हल नहीं है, ये दो हल हैं, या जो है हमारे मसले हल होंगे और या जो है ना यहाँ पे से हम उठ के नहीं जाएंगे, या जो है ना कहते हैं या कब्र में जाएंगे या हुकूक मिलेंगे। सर बहुत आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं मजदूरों के हवाले से, और पोर्ट कासिम के हवाले से एक बहुत इमर्जिंग इशू है जो कि नेशनल लेवल पर इशू ये बढ़ सकता है, क्योंकि इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन बड़ी अहम है और तकरीबन 14 किलोमीटर के फासले पे नेशनल रेलवे का नेटवर्क है, 30 किलोमीटर के फासले पे एयरपोर्ट है। जो इसकी नौयत है काम की वो बड़ी संजीदा किस्म की है। पाकिस्तान के सारे फर्टिलाइज़र, आयरन, पाकिस्तान का स्टील जो इंपोर्ट होता है, रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है, इसी पोर्ट कासिम से इंपोर्ट होता है और यहीं से हमारी एक्सपोर्ट्स भी होती हैं। तो बड़ा क्रिटिकल ये मसला है। जो मज़दूर हैं जो इसके साथ नत्थी हैं, यहाँ पर जो बर्थ हैं वो अब प्राइवेट सेक्टर के हाथ जा रहे हैं। तो हमें निजकारी की पॉलिसी को देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम निजकारी की पॉलिसी के तहत इन मज़दूरों को बेरोज़गार कर रहे हैं। सो बड़ा सीरियस इशू है। इमरान इस्माइल साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, सरगर्म कारकुन हैं, उनसे हम ये राय लेते हैं कि ये कितना सीरियस मसला है। सर ये मुझे बताएं कि क्या वफाकी हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं वो मज़दूर दुश्मन है कि PIA, स्टील मिल, अब पोर्ट कासिम, तो मज़दूर सड़कों पर हैं। इकॉनमी के हवाले से हम बात करते हैं, इकॉनमी को हमने प्रमोट करना है, रिवाइज करना है, रिफॉर्म करना है। तो ना तो इदारों को हम रिफॉर्म करते हैं और ना जो है वो हम उन्हें चला पाते हैं। प्राइवेट सेक्टर के हाथ जो है वो कवानीन पर अमल दरामद नहीं होता, मज़दूर सड़कों पर। नहीं, मज़दूर दुश्मन पॉलिसी नहीं है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट की मज़दूर के बारे में कोई पॉलिसी ही नहीं है। वो तो कीड़े मकोड़े समझते हैं। ये जिंदा है तो ठीक है, नहीं मर जाएं तो भी ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बड़ा अवाम पाकिस्तान में मजदूर बनने के लिए तैयार है। अगर ये मजदूरों के घर का चूल्हा बंद हो जाएगा तो नवाज शरीफ को क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई पॉलिसी नहीं है। ये पॉलिसी नहीं कि इनको मारना है, लेकिन ये पॉलिसी भी नहीं है कि इनको प्रॉस्पर करना है। इनको कोई पॉलिसी नहीं, देयर इज़ नो पॉलिसी फॉर मजदूर। आप किसानों का हाल देख लें, सेम पॉलिसी है किसानों की। वो जिंदा रहें कि मर जाएं, उनको पानी आता है कि नहीं आता, खेतों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बर्थ अमेरिकन कंपनी ले ले या ब्रिटिश कंपनी ले ले, गवर्नमेंट को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ के मज़दूरों का क्या होगा। भाई दुनिया में जब भी आप प्राइवेटाइजिंग की तरफ जाते हैं तो जो आपकी एम्प्लॉयमेंट होती है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो लेबर होती है, उसके साथ आप उनका डील बनाते हैं कि जी ये अगले 10 साल के लिए इस जगह काम करेंगे, आप इनको नहीं निकाल सकते। ये पुराने लोग हैं, ये जो अगर निकालना होता है तो उनको गोल्डन हैंडशेक दिया जाता है, उनकी ज़िंदगी का फैसला किया जाता है। यहाँ तो कोई फैसला नहीं हो रहा। यहाँ तो सिर्फ एक फैसला हो रहा है कि डार साहब को क्या चाहिए तो फलाने को क्या चाहिए तो किसको क्या चाहिए। ये जो बर्थ के ऊपर ये बना रहे हैं, कोल के टर्मिनल बना रहे हैं 3 और 4 बर्थ के ऊपर, ये कहीं थोड़े तो आगे बना लें, क्या प्रॉब्लम है? ये वही तो बर्तें हैं जो इन्हीं मजदूरों के खून पसीने से तो बनी है। लेकिन सर अब जैसे कि आपने बताया कि इनकी कोई पॉलिसी नहीं है मजदूरों के हवाले से। सर पॉलिटिकल गवर्नमेंट अपने वोट बैंक का बड़ा ख्याल रखती है कि ऐसा ना हो कि पब्लिक परसेप्शन में ये चीज़ जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए कि मजदूरों के खिलाफ हमारी पॉलिसियाँ जा रही हैं। तो सियासी जमात है वो ऐसा क्यों चाहेगी? यही तो इशू है। अगर वो अवाम के वोट से आते हो ना, मैंडेट से, ये मजदूरों के वोट से आते हो तो फिर तो फिगर करेंगे। वो तो अपने आकाओं के वोट से आते हैं। वही तो हम कह रहे हैं कि इलेक्टोरेट जो है ये वोट किसी और को देते हैं, आता है इक़्तिदार में कोई और है, तो जो इक़्तिदार में किसी और के वजन पे आता है वो किसी और की खिदमत में लगा होता है। वो इनकी क्या परवाह है? उनको इनका वोट नहीं चाहिए उनको। तो सर अब ये बताएं कि पनामा लीक्स के थ्रू फेडरल गवर्नमेंट जो है, मियाँ साहब, इसके अलावा दूसरे 200-250 पाकिस्तानियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा इशू जो है वो आ चुका है सामने, और PTI ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक पोजीशन ली है उस पर, और बड़ी बेहतर पोजीशन है कि अवाम का पैसा अगर बाहर गया है तो वो आर्टिकल 19A के तहत रिस्पॉन्सिबल हैं कि अवाम को जवाब दें कि कितने एसेट्स हैं, कितने एसेट्स नहीं है, पब्लिक को एटलीस्ट पता चले। ग्लोबली भी प्रेशर बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो सर क्या ऐसा है, और आप इसके हवाले से बताइए कि अगर एक इशू में गवर्नमेंट फंस गई है, गुड और बैड, तो क्या बाकी इशू जो हैं वो बैक बर्नर पे डाल दें? वो मसाइल नहीं है, बिजली, पानी, गैस, सेहत, तालीम, मजदूरों का रोजगार। यार मुझे तो ये इस इशू को हटा के भी आप देखें तो मुझे बता दें इनको कब ये इस मसाइल की तरफ तवज्जो थी। पनामा लीक्स को हटा दें अभी फिलहाल। आप मुझे बताएं बिजली, पानी, गैस, रोजगार कब इनकी तवज्जो थी? इनको तो ऑरेंज ट्रेन, पीली बस और नीली बस, उस प्रोजेक्ट में तसल्ली है, तवज्जो है कि जिसमें इनकी कमीशनें बनती हैं, उसके थ्रू पैसा जाता है। अब ये मामला जो पकड़े गए तो इसमें अब इनकी हवा ख़राब हो गई कि अब क्या करें। अब ये इस तरह पलट के देख रहे हैं
कि जी शायद हमें मजदूरों से सपोर्ट मिल जाए, शायद हमें किसानों से सपोर्ट मिल जाए। अब इनको ख्याल आ रहा है सारा उस तरफ का, लेकिन सपोर्ट इनको कहीं से अब नहीं मिलेगी। अल्लाह की पकड़ इनके ऊपर आई है, पूरी दुनिया में आई है। जो गैरतमंद हुक्मरान थे या जिन लोगों के अंदर थोड़ी बहुत गैरत थी, उन्होंने इस्तीफे दिए और अपने आप को अवाम के सामने पेश किया। इनके अंदर अभी तक ये अपने बचाव की तदाबीर ढूंढ रहे हैं। गैरत नाम की तो चीज़ है नहीं कोई, तो ये अभी तक अपने बचाव की तदाबीर ढूंढ रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह 24 के बाद जो मुहिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चलानी जा रही है, वो इनको हम पकड़ के सर पीटीआई किस लेवल तक जाने को तैयार है इस इशू के अगेंस्ट, क्योंकि ये नेशनल इशू है, अवामी इशू है, गरीब टैक्स पेयर का इशू है, तो पीटीआई किस लेवल तक जा सकती है? इसको अब हम नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। इसको हम बिल्कुल आखिर तक लेके जाएंगे। या तो मुल्क में ये फैसला हो जाए कि जी जो हुक्मरान आता है वो उसका हक है कि वो चोरी करे यहाँ से पैसा और कमाए, बाहर ले जाए, अपने बच्चों को कारोबार कराए, या ये गलत चीज़ है और इसका फैसला होना चाहिए कि वो पैसा जो बाहर गया है और जो उनके बच्चों ने लूट मार की है, मेफेयर अपार्टमेंट्स लिए, वो सारा बेच के वापस पाकिस्तान लाए और इन लोगों के बच्चों को दिया जाए। तो आप समझते हैं इमरान इस्माइल साहब के इसका जो मैसेज है कि एक तरफ मियाँ साहब कह रहे हैं कि जी मुल्क के अंदर आएँ, सरमायाकारी करें, पोटेंशियल मौजूद है, पाकिस्तान तरक्की हासिल कर सकता है, दूसरी तरफ जो ट्रांसपेरेंसी है, जो अकाउंटेबिलिटी है, वो हम इंश्योर नहीं कर रहे, तो आप समझते हैं कि इसकी वजह से जो सरमायाकारी आई भी हुई है वो भी वापस चली जाएगी? ऐसा भी कभी होता है कि अपना पैसा मुल्क से बाहर और दूसरे का पैसा मुल्क के अंदर। मैं आपसे कहूँ कि जी आप आके पोर्ट कासिम में पैसा लगाएं और मैं खुद कराची पोर्ट पे पैसा लगाऊं, ऐसा कभी होता है? यार एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है। मुझे देखो, दुनिया के अंदर कोई डुअल स्टैंडर्ड्स नहीं होते कि आप सारा पैसा ऐसे चोरी करके बाहर ले जाएं, क्योंकि यहाँ आपका सरमाया सेफ नहीं है। और जो बाहर बेचारे मजदूर किसान काम करते हैं, पाकिस्तानी काम करते हैं, एक्सपर्ट्स, उनसे कहते हैं आप अपना पैसा पाकिस्तान में लाएं क्योंकि यहाँ सेफ है। ये कब तक लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे? अब मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया है कि लोग आवाम सड़कों पर निकलेगी इंशाल्लाह। आज के इस प्रोग्राम में हमने पोर्ट कासिम के वर्कर्स के हवाले से ये प्रोग्राम किया और इसकी अहमियत, जैसे कि हम पहले ही बात कर रहे थे कि इसकी स्ट्रैटेजिक जो अहमियत है वो पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ी अहम है। पाकिस्तान 25 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स करता है, तकरीबन 40-45 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स करता है, और ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इसी पोर्ट कासिम से होती हैं, इसी केपीटी से होती हैं। तो इसमें काम करने वाला जो मजदूर है, अगर उसके मसाइल हल ना किए गए तो मसला बड़ा संगीन नौयत का हो सकता है। पाकिस्तान ऑलरेडी एक्सटर्नल और इंटरनल पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी का शिकार है, तो ज़रूरत इसी अमर की है कि मसाइल बेहतर तौर पर टेबल पर बैठ कर ये हल किए जाएं। ये जो मजदूर जो पिछले 2 हफ्ते से सड़कों पर हैं और जो माशी पहिया जो इस वक्त रुका हुआ है पोर्ट का, जिससे करोड़ों डॉलर का ऑलरेडी नुकसान हो चुका है, उसको रोका जाए और उसको ख़त्म किया जाए। और इस हवाले से जो पोर्ट कासिम अथॉरिटी है, जो वफाकी हुकूमत है, वो बेहतर तौर पर अपना किरदार अदा कर सकती है। और अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में इस मसले को कितनी जल्दी रिजॉल्व किया जाता है। हमारी तरफ से यही कुछ। आदिल जिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।